केमिकल एनर्जेटिक्स में जो अब तक हमारी बात हुई है वो ये हुई है कि अगर मुझे किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालना है तो मैं वो प्रैक्टिकली निकाल सकता हूँ। अब तक जो मैंने रिएक्शन देखे जिसमें हमने दो टेक्निक भी डिस्कस की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अगर एंथैल्पी चेंज निकालना है, या फिर अगर मुझे किसी कंबशन रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है तो हम लोग कैलोरीमेट्री की टेक्निक यूज करके निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू को, राइट। अच्छा, अब व्हाट अबाउट दोज रिएक्शन जिनको हम लोग एंथैल्पी चेंज डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते किसी तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन ऐसा है जिसका एंथैल्पी चेंज, जैसे लेट्स से मैंने एग्जांपल दी थी ना, अगर आपका बॉम्ब फटता है तो आप वहां पे खड़े होके उसका टेम्परेचर चेंज बहुत टेक्निक लगा के कर तो सकते हो, लेकिन लेबोरेटरी की हद तक वो काम नहीं हो सकता। तो और इन केस कर भी सकते हो और हम नहीं करना चाह रहे, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन किस तरह से उसका निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हेस लॉ क्या कहता है हमें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है ए बी और वो सी और डी बना रहा है। अच्छा, इस सी और डी बनाने के लिए जो प्रोडक्ट सी और डी बन रहे हैं, ये अगर फॉर एग्जांपल कोई और रिएक्शन हो ए और बी का और जिसमें ई और एफ बने, अच्छा फिर ई और एफ से हम लोग जो है लेट से जी एंड एच बनाए, मतलब प्रोडक्ट बता रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं इसकी जगह पे, और फिर उससे हम सी एंड डी बनाए। तो ये सारे जो है ना केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन मेन केमिकल रिएक्शन वाला हमारा ये है जिसका एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कह दिया। इसकी एंथैल्पी चेंज मैंने ए बी से जो ई एफ बन रहा है इसको मैं लेट से इसकी जो एंथैल्पी चेंज है इसको एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 1 कह देता हूँ। ई एन एफ से जी और एच जो बन रहा है इसको मैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 2 कह देता हूँ, और जी एन एच से सी और डी जो बन रहा है इसको मैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 3 कह देता हूँ। तो अगर मैं डायरेक्टली ये इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन नहीं निकाल पा रहा तो, और इन केस मैंने इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन 1 मेजर कर लिया है, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन 2 मेजर कर लिया है, और इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन 3 मेजर कर लिया है, तो चाहे मैं ए बी से डायरेक्टली सी डी पे पहुंचूं या चाहे मैं बहुत सारे बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाता हुआ सी डी तक पहुंचूं, तो जी बीच में जितने भी इंटरमीडिएट रिएक्शंस होंगे उन सब का कंबाइंड इंथैल्पी चेंज जो होगा डेट मस्ट बी इक्वल्स टू ओवरऑल इंथैल्पी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन। समझ आई बात। इसी तरह कोई और भी तरीका हो सकता है, जैसे मैं ए बी से पहले जो है आई एन जे बना लूं और फिर मैं इससे जो है वो के और एल बना लूं और फिर मैं सी और डी बनाऊं। लेट्स से ये आई और जे जो बना है इस सेक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल एच आर 4 कह दिया मैंने, इसका 5 कह दिया और इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 6। तो अगर मैं इस रूट से सी डी तक पहुंचूंगा तो फिर हमारे पास इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 4 प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 5 एंड प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 6, ये भी इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आर के बराबर होगा। मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। बेसिकली हेस लॉ में यही बताता है कि इंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये हमें क्या कहता है कि आप कोई भी रूट ले लो, ये वाला जो रूट है जो नीचे वाला है उसको मैं जैसे रूट 1 कह दूं, तो इसमें जितनी भी इंथैल्पी चेंजेस इन्वॉल्व हैं सारी अगर मैं ऐड करूंगा तो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन के बराबर बनेगी, ये जो मेरा मेन रूट है। और अगर मैं ऊपर वाला रूट फॉलो करूं, लेट से उसको रूट 2 कह दो, रूट समझते हो ना, रास्ता। समझ आई ये बात। तो हैस लॉ क्या कहता है, हैस लॉ स्टेट्स दैट enthalpy change in a chemical reaction is independent of the route by which chemical reaction takes place।
बट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन शुड बी सेम, मतलब जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वहीं पे ही सारे रूट जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ। जैसे अगर एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर की रीडिंग्स हैं तो उसी सराउंडिंग में मैं बाकी रूट भी उसी सराउंडिंग में मैं कर रहा हूँ, तब की ये बात है। ये नहीं कि एक आपने एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस किया हुआ है और एक जो है आप 50 डिग्री सेल्सियस पे रूट कर रहे हो, तो फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो आगे डेफिनेशन में ये भी ऐड कर दो, रिएक्शन टेक्स प्लेस as long as initial and final conditions are same, और as long as conditions are same। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल आ रहा है जहन में? तो इंथैल्पी चेंज अगर मैं किसी रिएक्शन का डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहा हूँ तो उस रिएक्शन को मैं दूसरे स्टेप से, प्रोवाइडेड दैट के फाइनल प्रोडक्ट वही बन रहा हो, दूसरे स्टेप में वो एक रिएक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है, दो रिएक्शन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जैसे मैंने जो बनाया तीन तीन बनाए, दो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तीन तीन रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे हो, एक भी हो सकता है कोई। उनका जो इंथैल्पी चेंज होगा, अब अगर तीन रिएक्शन इन्वॉल्व है तो तीनों का कंबाइंड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन होगा। तो उन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो वो जो जिस रिएक्शन के अगेंस्ट मैं इसको ऐड कर रहा हूँ उसके बराबर हो जाएगा। सर ठीक है एंथैल्पी चेंज ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर ये स्टैंडर्ड एलिमेंट्स भी लिखना जरूरी होता है ना? जी। राहिम क्या किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो ये भी बता दो। वो जब पूछता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन वगैरह वगैरह। तो क्या उसमें सही क्या है, करना ओके, जरूरी होता है? समझ आ गया सर मुझे। ओके। तो ये अच्छा, अब देखो किस तरह से इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। हमें ना बेसिकली क्वेश्चंस को टारगेट करना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई केमिकल रिएक्शन इसने दिया हुआ है, लेट्स से आपसे कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड enthalpy change for the reaction। रिएक्शन क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में इसको डिकम्पोज कर रहे हैं टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, अब इसने ना क्वेश्चन के साथ डाटा दिया हुआ होता है। वो डाटा क्या है? इसने देखो हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। किस चीज की? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की -950.8 किलोजूल पर मोल। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट की दी हुई है और स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इसने हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी दी हुई है और वाटर की भी दी हुई है। लेकिन इसने मुझे डायरेक्टली इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन नहीं बताया। जो रिएक्शन हो रहा है उसका जो इंथैल्पी चेंज है, लेट्स से वो इंथैल्पी चेंज डेल एच ले लिया मैंने, डेल एच आर ले लो या डेल एच ले लो, डेल एच आर ले लो। चलो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कह रहा है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कह रहा है तो स्टैंडर्ड का सिंबल भी लगा देंगे। अब ये जो रिएक्शन है, मेन रिएक्शन, ना तो ये फॉर्मेशन है ना ये कंबशन है। ठीक है, फॉर्मेशन आप लोगों को पता है कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, या कंबशन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ना तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन दिया हुआ है, ना इसने ये हमें कंबशन दिया हुआ है।
और इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी दी हुई है। इससे पूछ रहा है ओवरऑल इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, जिसको मैंने ΔHR लिखा है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ना फिर हम लोग हेस लॉ को यूज करेंगे। तो किस तरह से हेस लॉ को यूज करेंगे, देखो इस इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं इन सब का मुझे वो गिवन है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी है, सोडियम कार्बोनेट का भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, वाटर का भी है। तो इसको देखो हम किस तरह से करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि फॉर इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का डाटा दिया हुआ है ना, डाटा में आपको क्या दिया हुआ है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस या कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए कह रहा था डेफिनेशन जो है ना फॉर्मेशन और कंबशन की तो बिल्कुल पक्की याद होनी चाहिए। अब फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट आपके पास पार्ट है इस डेफिनेशन का, उसको हमें सही से यूज करना है। अगर मैं ऊपर जितने भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनके एलिमेंट्स देखूं तो उनके एलिमेंट्स इस डेफिनेशन में हमें कहता है 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड इन स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो ऊपर वाली इस इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं सबके जो एलिमेंट्स हैं उसमें कौन कौन है, सोडियम है। अगर मैं सबके एलिमेंटल फॉर्म में लिख दूं, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है स्टैंडर्ड स्टेट पे, हाइड्रोजन जो है वो H2 गैस होती है स्टैंडर्ड स्टेट पे, और क्या दिया हुआ है, कार्बन, कार्बन जो है वो सॉलिड होता है, ग्रेफाइट वाला एलोट्रोप कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट माना जाता है, और ऑक्सीजन जो होती है वो O2 गैस होती है। ये सारे एलिमेंट्स इक्वेशन के लेफ्ट और राइट पे मिला के जो दिए हुए ना वो सारे ये दिए हुए। इनको ना मैं ऐसे नीचे लिख देता हूँ, जब भी फॉर्मेशन का डाटा मुझे देता है ना तो मुझे पता है कि फॉर्मेशन की डेफिनेशन में एलिमेंट्स आता है स्टैंडर्ड स्टेट पे, तो एलिमेंट्स कहीं ना कहीं लिखे हुए होने चाहिए। तो इस इक्वेशन में जो जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है ना वो मैंने नीचे लिख दिए। अच्छा, अब दूसरा काम मैं क्या करूंगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना है मेरा, अगर मैं एक एरो यूं बनाऊं, ये एरो क्या शो कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। अगर मैं ये कहूं कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। अब इस डब्बे के अंदर ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, तो इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन चारों से बना है, बल्कि सॉरी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर मुझे बनाना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, अगर मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, और से सुनना, if I have to make 1 mole of sodium hydrogen carbonate from its constituent elements under standard conditions, so that enthalpy change would be called as standard enthalpy change of formation of what, of sodium hydrogen carbonate, right or wrong? ऐसा ही है ना, यहाँ तक बात समझ आई। अब यहाँ पे इक्वेशन में 2 मोल्स लिखे हुए हैं, फॉर्मेशन की डेफिनेशन में तो हम तो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड लेते हैं, यहाँ लिखे हुए 2 मोल, तो कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। 1 मोल के लिए दी हुई होती है, 1 मोल के लिए देने का पर्पस ही यही है कि अगर मोल्स 1 के अलावा कुछ और होंगे तो हम यूनिटरी होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.5 होता तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो whatever the value of enthalpy change of formation of sodium hydrogen carbonate is given which is minus 950.8, हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 2 इंटू माइनस 950.8। इसको जो है मैं ना नीचे करके लिख रहा हूँ थोड़ा, 2 इंटू माइनस 950.8, मतलब अब इस रिएक्शन की डायरेक्ट इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन मैं नहीं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल ही नहीं सकता, मेरे पास इतना डाटा ही नहीं है। मुझे जो है उसने फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया, तो वो मैंने देखा कि भाई मैंने एलिमेंट्स नीचे लिख दिया, एलिमेंट से अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाऊंगा तो 1 मोल के लिए 950.8 चाहिए, 2 मोल के लिए 2 इंटू 950.8 किलो जूल पर मोल चाहिए होगी, राइट। नाउ प्रोडक्ट साइड पे जो है सोडियम कार्बोनेट है,
अब इसका भी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फ्रॉम इट्स कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसको बनाने के लिए सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन लग रहा है, हाइड्रोजन नहीं लग रहा। लेकिन हाइड्रोजन बॉक्स में है, बॉक्स में होने का मतलब ये नहीं है कि चारों के चारों ही यूज हो। अब मुझे सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सिर्फ सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं बॉक्स में से सिर्फ सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन निकाल लूंगा। मैंने ये बॉक्स इसलिए बनाया है ताकि मेरा काम आसान हो जाए। मतलब मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि भाई सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए इस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है उनमें से लगेंगे। अब हाइड्रोजन भी उस बॉक्स के अंदर है, तो इट डजंट मीन कि हाइड्रोजन भी लगना चाहिए उसमें, नहीं। मैं जब सोडियम कार्बोनेट बनाऊंगा तो मैं इसमें से सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन निकाल के सोडियम कार्बोनेट बना लूंगा। तो ये जो हमारे पास, अब ये भी 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फ्रॉम इट कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, और इसका यहाँ पे बना भी 1 मोल है। इसका जो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होगा सोडियम कार्बोनेट का, that would be equals to the value given is minus 1130.7 kilojoule per mole. क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? मरियम, मोइस, जवेरिया, तमीना, तंजीम। जी सर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल मेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड, so that would be standard enthalpy change of formation of carbon dioxide. उसकी वैल्यू गिवन है -393.5। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है, तो फिर मुझे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है किसी से, मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही रहेगा, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ 2 मोल था, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना जरूरी था। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो वही वैल्यू रहनी है, तो दिखाना चाहो दिखा दो, वरना अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। वाटर की भी फॉर्मेशन हो रही है क्योंकि नीचे एलिमेंट्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का भी 1 मोल है, उसकी फॉर्मेशन 1 मोल की दी हुई है। माइनस साइन देखो जो दिए हुए हैं वो साथ लेके चलोगे, -285.8 किलो जूल पर मोल। आपके पास ये फॉर्मेशन की टर्म्स में ये आ गया क्या? अच्छा, अब हमने जो है ना एक रूट पकड़ना है। अब नीचे एरो ऊपर जा रहे हैं और ऊपर वाला एरो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अब मैं तुम्हें क्या कहता हूँ कि रूट हमेशा ना ये पकड़ो कि एक एरो यहाँ से स्टार्ट करो, मतलब रिएक्टेंट साइड से, और प्रोडक्ट साइड से नीचे यूं जाओ, एंटी क्लॉकवाइज एरो। ठीक है, हमेशा यूं करके याद रखना। अच्छा, अब ये एंटी क्लॉकवाइज एरो क्या शो करता है? देखो, अब आपने ना इंथैल्पी, एक रूट की पूरी इंथैल्पी चेंजेस ऐड करनी है। जैसे हमने वो हैश लॉ पढ़ा था ना कि ए बी से अगर सी डी बन रहा है और नीचे अगर कोई रूट है, तो हमें पूरा रूट की इंथैल्पी चेंजेस ऐड करनी है। लेकिन इस रूट में ना देखो, जो हमने हैश लॉ बनाया था ना, तो हमारे उसमें क्या हो रहा था, एरो जो है वो फॉलो कर रहे थे एक दूसरे को। जैसे फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ते हो ना कि एक हेड टू टेल रूल, ये एरो आया, उसके बाद इसका हेड जो है वो इसकी टेल से जाके मिला, फिर नीचे वाले का हेड उसकी टेल से जाके मिला। तो ये वेक्टर्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, तो फॉलो करते तो आप सिंपल ऐड कर देते HR1, HR2, HR3। लेकिन अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रही है, देखो जो मेरा रूट 1 था, रूट 1 मैंने लिया था, वो यूं लिया था मैंने नीचे से। अब ये सारे ग्रीन वाले वेक्टर्स जो होते हैं रूट 1 के, ये सारे जो है ना रूट 1 के वेक्टर्स को फॉलो कर रहे थे, उसी की डायरेक्शन में जा रहे थे, तो मैंने सारे ऐड कर दिए। लेकिन यहाँ पे ना ऐसा नहीं हो रहा है। जो मैंने एरो बनाया ना नीचे, रूट जो बनाया है अपना, मेरा रूट हमेशा यही रहता है सारे क्वेश्चंस के लिए। मैंने अपना एक रूट फिक्स कर लिया है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। आप कहोगे भाई मुझे क्लॉकवाइज जाना है, आप क्लॉकवाइज जाओ, मैंने ये फिक्स करा हुआ है, मैं इसी से करूंगा सारे के सारे क्वेश्चंस। अच्छा, अब मेरा जो रूट है, मेरा जो एरो जा रहा है ना, जो ब्लू वाला मेरा एरो निकला है, वो उसकी डायरेक्शन में जो एरो फॉलो कर रहे होंगे उनको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, वॉट एवर द साइन गिवन, जो भी उनका साइन लिखा हुआ है मैं प्लस के साथ उनको ऐसे ही लिख दूंगा।
लेकिन वो एरोज जो मेरे रूट को अनफॉलो कर रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं उसके, उनको मैं उनका साइन पलट के लिख दूंगा, अपोजिट कर दूंगा। प्लस है तो नेगेटिव कर दूंगा, नेगेटिव है तो प्लस कर दूंगा। क्या मतलब है, जैसे मैं अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए, जो मेरा पहला वाला एरो है ना, ये वाला जिसको मैं ना यूं करके A1 कह रहा हूँ, A1 A2 A3 A4, ये सब लिखना नहीं है क्योंकि मैं पॉइंट कर तो दूं लेकिन तुम्हें सारा समझाने में मुश्किल होगी। A1 जो है ना, A1 ऊपर जा रहा है और मेरा रूट वाला एरो नीचे जा रहा है, अपोज कर रहा है डायरेक्शन को। A1 ऊपर जा रहा है, मेरा रूट जो मैंने सिलेक्ट किया है उसका डायरेक्शन नीचे जा रही है, अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है तो मैं अपोजिट करके लिख दूंगा उसको। जैसे इसका वैल्यू जो है वो है 2 × -950.8। अब मैं इसका साइन अपोजिट कैसे करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दो, अपोजिट हो गया साइन। प्लस आगे ऐड करते जाओगे एंथैल्पी चेंजेस। अब ये जो A2 एरो है मेरा, अब ये बताओ A2 वाला एरो है मेरे रूट की डायरेक्शन को अपोज कर रहा है या उसकी डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ भाई मोइस, तंजीम, जवाब दोगे कोई? ये जो A2 वाला मेरा एरो है वो मेरे रूट की डायरेक्शन को अपोज कर रहा है या उसकी डायरेक्शन में जा रहा है? जवेरिया, तहमीना कहाँ जा रहा है? A2 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब उसको देखूं तो वो क्लॉकवाइज जा रहा होगा ऐसे, और मेरा वाला जो एरो है वो नीचे की तरफ जा रहा है यूं करके, गोइंग लाइक दिस। और A2 जो है वो ऊपर जा रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। A2 ऊपर जा रहा है और रूट 1 मेरा नीचे जा रहा है। देखो ना, अगर मैं A2 जो एरो है मेरा उसको यूं देखूं तो वो यूं जाएगा ना, प्रोडक्ट की तरफ, क्लॉकवाइज जा रहा है। अब मैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, अपोज कर रहा है। ठीक है तंजीम, समझ आई बात? इट इज गोइंग अगेंस्ट द रूट। तो इसका जो वैल्यू है वो -1130.7 है, तो उसको भी जो है मैं साइन अपोजिट करके लिख दूंगा उसका, उसको मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दो, या फिर उसका साइन जो है वो माइनस है तो प्लस करके लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मैथ से बाकी। देखो तंजीम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा A2 वाला एरो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का, वो इस तरह जा रहा है। अगर उसको मैं देखो इसी तरह देखो बस ना, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। A1 जो है वो अपोज कर रहा था, A1 ऊपर जा रहा है और मेरा जो रूट वाला एरो है वो नीचे जा रहा है, तो अपोज हो गया ना। इसी तरह A2 ऊपर जा रहा है और मेरा रूट वाला एरो नीचे जा रहा है। अच्छा एक मिनट तंजीम, एक मिनट, तुम सही कह रहे हो, वो प्रोडक्ट साइड पे है सोडियम कार्बोनेट। एक मिनट, हाँ सॉरी। देखो A1 वाला एरो अपोज कर रहा है, लेकिन जो A2 वाला एरो है ना वो अपोज नहीं कर रहा। A2 वाला एरो जो है ना वो हमारा आ गया है प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, ये जरा सेपरेट करो। A1 वाला एरो जो है ना वो अपोज कर रहा है क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, और जो रूट 1 वाला एरो है वो मेरा नीचे जा रहा है। अब अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे देखूंगा तो रिएक्टेंट साइड से रूट 1 वाला एरो नीचे जा रहा था, लेकिन प्रोडक्ट साइड से मेरा रूट 1 वाला एरो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड पे A2 भी ऊपर है, A3 भी ऊपर है, A4 भी ऊपर है। तो A2 A3 A4 सारे के सारे मेरे रूट के डायरेक्शन में ही हैं, अपोज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ A1 जो है वो अपोज कर रहा था। अब मुझे कंफर्म करना पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोगों को क्या दूसरी वाली बात समझ आई है नहीं आई है, पहले तो मैं गलत बता रहा था। जवेरिया, मरियम, तमीना, तंजीम, मोइस,
सर फिर से बता दे। देखो इसको थोड़ा सा, एक मिनट इधर आओ। मैं अगर तुम्हें कहूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इधर नीचे जो है ना वो जी और एच ऐसे लिखा हुआ था। अगर मैं इसको यूं बना रहा हूँ एरो ना, ए बी की तरफ और सी डी की तरफ यूं है। अच्छा, जो मैंने अपना रूट वाला एरो बनाया है वो यूं बनाया है। तो मेरा एरो जो है, लेट से इनको मैं A1 कह दूं, इसको A1, A2, A2, A3, A4। तो देखो रिएक्टेंट साइड पे मेरा जो एरो, रूट वाला एरो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। वो रिएक्टेंट जो है वो ये वाला एरो फॉलो करेंगे यूं करके। रिएक्टेंट साइड पे मेरा एरो नीचे जा रहा है, और जो फॉर्मेशन के A1 और A2 दिए हुए हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो वो अपोजिट हो जाएंगे। तो मैं -A1 प्लस -A2 करूंगा, प्लस A3 और A4 जो है ना वो देखो मेरे एरो के साथ ऊपर जा रहे हैं, प्रोडक्ट साइड पे है वो। देखो ये जरूर देखो कि रिएक्टेंट पे क्या है, प्रोडक्ट पे क्या है। रिएक्टेंट वाले ऊपर जा रहे थे, प्रोडक्ट वाले भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मेरे रूट भी ऊपर जा रहा है प्रोडक्ट साइड पे। मेरा रूट जो है ना वो रिएक्टेंट साइड से नीचे जा रहा था, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की तरफ जाना था, वहां से मैं नीचे जा रहा था। A1 A2 ऊपर जा रहे थे, तो दोनों अपोज कर रहे थे, तो मैंने नेगेटिव कर दिए। A3 A4 जो है वो दोनों ऊपर जा रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे, और मेरा रूट भी ऊपर जा रहा है, तो वो मेरी डायरेक्शन में वो अपोज नहीं कर रहे, तो A3 प्लस A4 कर दिया मैंने। ये बात समझ आई? जी सर समझ। जवेरिया, मरियम, तमीना, तंजीम। जी सर समझ आ गई है। सर ये प्लस में क्यों है A3 और A4 और माइनस में क्यों है A1 और A2? ये सारे प्लस में थे, जो अपोज कर रहे थे ना मेरे रूट को, उनको मैंने माइनस करना है, और जो फेवर, जो मेरे रूट की डायरेक्शन में, उनको मैंने प्लस में ही रखना है। मतलब उनका साइन मैंने चेंज नहीं करना है। तो सर कौन से फेवर कर रहे हैं? जी, कौन से वाले फेवर कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं? A1 A2 अपोज कर रहे हैं, A3 A4 रूट वाली डायरेक्शन में ही है। क्योंकि ये देखो A1 A2 ऊपर जा रहे हैं, और मैं रूट जो है रिएक्टेंट साइड पे नीचे जा रहा है, अपोज कर रहे हैं ना। अच्छा, A3 A4 ऊपर जा रहे हैं, और प्रोडक्ट साइड पे मेरा रूट भी ऊपर जा रहा है, तो वो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। सही है मरियम? यस सर। अब यहाँ पे दोबारा आ जाओ। देखो रिएक्टेंट साइड पे रूट मेरा नीचे जा रहा है, A1 जो है वो ऊपर जा रहा है, तो उसका साइन जो है वो मैंने अपोजिट कर दिया। मतलब ये -950.8 है, मैंने बाहर माइनस लगा दिया। तुम लोग चाहो तो अंदर ही यहाँ पे प्लस कर दो, एक ही बात हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, फिर A2 A3 A4 प्रोडक्ट साइड पर है, प्रोडक्ट साइड पे मेरा रूट एरो ऊपर जा रहा है, तो A2 A3 A4 तीनों ऊपर जा रहे हैं। A2 जो है वो, जो उसका साइन है वैसे ही रहेगा, फिर मैं साइन चेंज नहीं करूंगा क्योंकि रूट की डायरेक्शन में ही है। A3 का भी साइन जो है मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि रूट की डायरेक्शन में ही है, नेगेटिव में दिया हुआ है तो मैं नेगेटिव में ही लूंगा। इसी तरह A4 का साइन भी मैंने चेंज नहीं करना क्योंकि रूट की डायरेक्शन में ही है। ये सब लिखने के बाद इज इक्वल्स टू जो मेन एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है ना, वो लिखोगे। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन आ जाएगा। सही है? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। ये A1 आपने लिख दिया पॉजिटिव में और बाकी सब आपने नेगेटिव में लिखे, जबकि आपका रूट तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा था, तो फिर आपने पॉजिटिव क्यों लिखे ये सारे प्रोडक्ट? मतलब प्रोडक्ट्स देखो नेगेटिव क्यों मेरा लिखे? मुझे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना नहीं है, मुझे साइन अपोजिट करना है।
अब ये वैल्यूज ऑलरेडी सारी नेगेटिव में दी हुई थी, A2 A3 A4 जो है वो रूट की डायरेक्शन में ही है, तो जो उनका साइन लिखा हुआ है मैंने वही लिखना है, वो साइन चेंज नहीं करना ओह, मैंने। ठीक। लेकिन A1 अपोजिट है इसलिए उसका साइन चेंज करा है, अब वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, अगर वो पॉजिटिव होता तो मैं नेगेटिव कर देता उसको। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर हम लास्ट पार्ट दोबारा रिपीट कर सकते हैं? A1 जो है वो थ्रू नेगेटिव था, तो आपने पॉजिटिव क्यों किया वैसे? क्योंकि मेरे रूट की डायरेक्शन को अपोज कर रहा था वो। ओह चलिए ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को अगर प्रॉब्लम है अभी भी तो पूछ लो। कार्बन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड स्टेट उसकी सॉलिड होती है तंजीम। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में इसने रिएक्शन दिया है, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अंडरगोज अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 400 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड कैटलिस्ट, यूज द डाटा इन द टेबल टू कैलकुलेट द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है 4 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ क्लोरीन एंड 2 मोल ऑफ वाटर। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन मांग रहा है तुमसे, फॉरवर्ड रिएक्शन का ही मांगता है, कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन लिखा हुआ होता है वो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन का ही होता है। साथ में डाटा में आपको क्या दे रहा है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड वाटर। अब देखो फॉर्मेशन का जब भी डाटा दिया हुआ होता है ना तो मैं नीचे एलिमेंट्स लिखता हूँ। अब कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ऊपर इक्वेशन देखो तो HCl में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट पे H2 होता है, क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2 होता है, और ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन O2 होता है। देखो वाटर में ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। अच्छा फॉर्मेशन कह रहा है तो HCl को अगर मैं फॉर्मेशन बनाऊंगा तो ये एरो HCl का यहाँ चला जाएगा। अब HCl के 4 मोल दिए मैं, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl की जो भी वैल्यू होगी उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। 90 -92 वैल्यू दिए हुए मतलब 4 इंटू -92। अच्छा अब दूसरा जो है ना रिएक्टेंट वो O2 दिया हुआ है। अब देखो O2 से O2 बनाना तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ ना, वो तो कुछ बना ही नहीं ना। O2 गैस जैसे नीचे थी वैसे ऊपर भी है, तो ये कोई फॉर्मेशन नहीं हुई है, इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। O2 से O2 बनना कोई रिएक्शन थोड़ी हुआ, बना थोड़ी कुछ, वही चीज है। तो मैं इसको फिर मुझे इसका एरो भी बनाने की जरूरत नहीं है और लिखने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मेशन जीरो है। इसी तरह प्रोडक्ट साइड पे आ जाओ, प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन गैस से क्लोरीन गैस बनना इट्स नॉट अ रिएक्शन ना, तो उसका मैं कुछ भी नहीं लूंगा। तभी देखो डाटा में उसका फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन जो वाटर बना है वो हाँ एक रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो उसकी फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर बना है तो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है -242, उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो डेट वुड बी 2 इंटू -242। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं अपना रूट डिसाइड करूंगा। अब मैं जो रूट लेता हूँ, मैंने क्या कहा है कि मैं हमेशा ऐसे लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा रूट है। अब मेरा रूट रिएक्टेंट साइड पे नीचे जा रहा है और वो रिएक्टेंट साइड पे फॉर्मेशन का HCl की फॉर्मेशन का एरो ऊपर जा रहा है, तो वो मेरे रूट को अपोज कर रहा है ना, तो उसका साइन मैं अपोजिट कर दूंगा।
मतलब -92 को +92 लिख दो या बाहर माइनस लिख दो, वो खुद ही अपोज कर देगा उसको। इसी तरह प्रोडक्ट साइड पे जो मेरा रूट है वो ऊपर जा रहा है, और प्रोडक्ट साइड पे जो फॉर्मेशन का एरो है वो भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वो जो इसका साइन है मैं वैसे ही लिख दूंगा, चेंज नहीं करूंगा, +-242। दिस वुड गिव मी ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। जी समझ आई बात? निकाल लो क्या आ रही है वैल्यू। साइन की गड़बड़ बहुत होती है इसमें, कैलकुलेट करने में भी साइन की गड़बड़ करते हो तो थोड़ा ध्यान से करना। सर अगर फेवर कर रहा है रूट को तो हम उसका साइन एज इट इज लेंगे, और अगर वो फेवर नहीं कर रहा है तो उसको ऑपोजिट कर लेंगे। एग्जैक्टली देखो पॉजिटिव तो बीच में लगाएंगे ना कि सब ऐड हो रहे हैं। अब पॉजिटिव लगाने से हाँ, वो साइन तो अपोज, लगाना ही है ना, हाँ वो तो पॉजिटिव लगाना लगाने ही से है। साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव लगाने से साइन चेंज होता है। अब जैसे यहाँ पे -92 था, अब ये अगेंस्ट जा रहा था मेरे एरो के, तो मुझे उसको पॉजिटिव करना था, उसका साइन अपोजिट करना था। तो पॉजिटिव करने का या तो आप डायरेक्टली पॉजिटिव लिख दो, या मैंने क्या किया माइनस लिख दिया बाहर, तो वो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव भी लिख सकते हो, लाइक दिस। क्लियर? ठीक है सर। तंजीम -116 आ रही है वैल्यू, -116। सारी इंथैल्पी चेंजेस किलोजूल पर मोल में दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली सॉल्व होकर आंसर भी किलोजूल पर मोल में ही आएगा इसका। ठीक है आसान सा काम है, ज्यादा मार्क्स का आता भी नहीं, 2 मार्क्स का है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है आपने। बड़े भी आते हैं क्वेश्चन, बड़े भी करेंगे इसके। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। अच्छा इसमें जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तुम्हें। इन्होंने पहले अमोनिया की इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है हमें -46 किलोजूल पर मोल। वाटर की इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है -242 किलोजूल पर मोल। फिर कह रहा है यूज द डेटा एंड द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। नीचे एक रिएक्शन भी दिया हुआ है, क्या है 4 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्टिंग विद 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड 6 मोल ऑफ वाटर। इसका जो इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है वो दिया हुआ है, देखो -906 किलो जूल पर मोल, मतलब वो दिया हुआ है ऑलरेडी तुम्हें, सही है, कोई मसला नहीं है। तुमसे क्या रहा है, तुमसे कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब फॉर्म होगी तो इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। काम वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले नीचे एलिमेंट्स लिखेंगे, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2। सही है, सारी गैसेस होती हैं ये रूम टेम्परेचर पे। इनसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो अमोनिया बन रहा है वो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अमोनिया की 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फ्रॉम फॉर्म इट्स एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 4 मोल है तो इसकी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। कितनी दी हुई है अमोनिया की वैल्यू -46, तो 4 इंटू -46। ऑक्सीजन ये कुछ भी नहीं बना है, एलिमेंट से एलिमेंट है। अच्छा मेक श्योर के ऊपर वाली इक्वेशन ना बैलेंस जरूर हुई भी हो, वरना फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, और वो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है। अच्छा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो फॉर्म हुई है उसका एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ही तो आपसे मांगा हुआ है, वो मुझे नहीं पता। उसको मैं 4 मोल्स है और x ले लेता हूँ। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ना,
उसको लेट से हमने x ले लिया है, तो 4 मोल है तो 4 इंटू एक्स कर दिया। साइन तो मुझे पता ही नहीं है उसका क्या है, तो मैंने x के अंदर ही साइन इनकॉर्पोरेट हो गया है, तो जो x की जो आखिर में वैल्यू आएगी, तो जो भी साइन आएगा वो इसकी फॉर्मेशन की वैल्यू होगी साइन के साथ। वाटर के 6 मोल्स हैं, तो इसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाटर की फॉर्मेशन दी हुई है -242, तो 6 इंटू -242। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बनना ये कोई फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने एरो भी नहीं बनाया। अच्छा, जो मेरा रूट मैं लेने वाला हूँ वो मैं यूं ही लूंगा। अब आप जो इक्वेशन बनाओगे, मतलब जो लिखोगे, अब ये वाला जो एरो A1 जिसको मैं कह रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है या ऊपर जा रहा है, मेरा एरो रूट वाला नीचे जा रहा है, तो मैं इसके साइन को अपोजिट कर दूंगा। माइनस दिया हुआ है तो मैं इसको मल्टीप्लाई पे माइनस करके पॉजिटिव कर दूंगा। प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का एरो, मतलब प्रोडक्ट साइड पे जो एरो है वो ऊपर जा रहे हैं, मेरा रूट वाला एरो भी ऊपर जा रहा है, तो वो प्लस के साथ वही साइन रहेगा उनका। प्लस 4x प्लस 6 इंटू -242 इज इक्वल टू ये रिएक्शन का ओवरऑल इंथैल्पी चेंज, जो कि वैल्यू इस बार गिवन है हमें हमेशा। अभी तक हम ये निकाल लेते, अब ये गिवन है। इस पूरी इक्वेशन में x अननोन होगा, यहाँ से x निकालेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आ जाएगी किलोजूल पर मोल में। जो 4 से मल्टीप्लाई मैंने ऑलरेडी करके देखा है, इसको तो डिवाइड बाय 4 ऑलरेडी हो जाएगा। कितना आ रहा है? 90.5 आ रहा है तंजीम। एक्सिस पॉजिटिव 90.5 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। This is 90.5. So enthalpy change of formation of nitrogen monoxide is plus 90.5 किलोजूल पर मोल। वैसे पॉजिटिव तो हम लिखते नहीं है क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन यहाँ पे लिख भी दोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये क्लियरली बता रहा है कि हमारा पॉजिटिव आंसर आया है, नेगेटिव नहीं आया। एंडोथर्मिक आई है, एक्सोथर्मिक नहीं आई। अब ये क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स का था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा है। समझ आई ये बात? आगे बढ़े। जरा खुद से करके आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का? देखो, हमसे एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन मांग रहा है, सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल इज CH3OH। ठीक है, फॉर्मेशन का डाटा दिया हुआ है, तो मतलब क्या है कि नीचे एलिमेंट्स लिखूंगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है ना ऊपर वाली इक्वेशन में। ऊपर वाली इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन 1 मोल है इक्वेशन में, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वैल्यू गिवन है -394। अच्छा, हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड पे, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनना कोई फॉर्मेशन ही नहीं है,
मिथेनॉल जो बना है उसका एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, दिस इज -201, 1 मोल है, मल्टीप्लाई बाय 1 ही करना है, करने की जरूरत नहीं है दिखाने की। देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर -242। आप अपना एरो डिसाइड करो, वो ये वाला है। सर -16.3 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं अभी करके। माइनस जो रिएक्टेंट साइड पे एरो है वो ऊपर जा रहा है, मेरा रूट वाला एरो नीचे जा रहा है, तो उसको मैं प्लस ले लूंगा 394। बाकी जो एरोज है उनके साइन वही रहेंगे, इज इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। दिस इज -49, मेरे -49 किलो जूल पर मोल आ रहा है। चेक कर लो अपना वर्किंग सारी। आ गया सबका -49। बस आज की क्लास हम यही तक करेंगे।